सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपको बताने वाली हूं जहां पर अगर दूसरी एफआईआर दर्ज करने की स्थिति आ जाती है तो क्या कानूनी परिस्थिति में आपराधिक मामलों में दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जी हां दोस्तों, ये केस है राजस्थान राज्य बनाम सुरेंद्र सिंह राठौर का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें स्पष्ट किया कि किन कानूनी परिस्थितियों में अगर आपराधिक मामला दर्ज होता है तो वहां पर हम दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि दूसरी जो एफआईआर है वो दर्ज की जा सकती है। इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक केस था जहां पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी। वो जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी वो 4 अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के एक सेक्शन 7 और 7A के तहत दर्ज हुई। एक एफआईआर दर्ज हुई जो अप्रैल 2022 में दर्ज हुई। अब 10 दिन के बाद यानी कि 14 अप्रैल 2022 में एक फिर से एफआईआर दर्ज हुई जिसमें यह कहा गया कि जो जांच के दौरान पता चला कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि ये एक नेटवर्क है, यानी कि एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था बल्कि इसका बड़ा भ्रष्टाचार नेटवर्क इसमें शामिल है। और यहाँ पर दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर जो 4 अप्रैल को रजिस्टर्ड हुई थी, किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 और 7A के तहत। और दूसरी में ये कहा गया कि सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसका एक नेटवर्क है। अब जब ये दूसरी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो रजिस्टर्ड होने के बाद जो राजस्थान हाईकोर्ट है वहाँ पर इसको चुनौती दी गई और ये कहा कि जो दूसरी एफआईआर है ये पूर्ण रूप से अवैध है और यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। जब ये बात आई कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग हो रहा है और ये दूसरी एफआईआर है ये रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने वो मामला ही खारिज कर दिया। जब मामला खारिज हुआ तो ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो क्या एक ही आरोपों के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है? जो यहाँ पर प्रतिवादी था, प्रतिवादी का ये तर्क दिया गया कि दूसरी एफआईआर पहली एफआईआर का ही विस्तार है, यानी कि जो एफआईआर हुई थी अप्रैल में वही एफआईआर जो दूसरी हुई थी उसका एक विस्तार है और जांच को उसी तरीके से देखा जाए। जो दूसरी एफआईआर है वो पहली एफआईआर का विस्तार है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक ही आरोप के लिए दूसरी एफआईआर दर्ज की जा सकती है? क्या दूसरी एफआईआर से किसी ऐसे मामले का षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है जो पहली एफआईआर में दर्ज नहीं थी? अभियोजन पक्ष ने यहाँ पर दावा पेश किया कि सिर्फ एक व्यक्ति पर भ्रष्टाचार नहीं था बल्कि ये एक संगठन था जहाँ पर पूरा एक सिस्टम था, जहाँ पर ये पूरा संगठित जो भ्रष्टाचार है उसका ये तंत्र था और यहाँ पर सही तरीके से जाँच होनी चाहिए, अलग से जांच होनी चाहिए और अलग से जांच का विस्तार होना चाहिए। तो सारी चीज यहाँ पर देखी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट का यहाँ पर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो अगर कोई एक घटना है, घटना के बारे में अगर बार बार जांच करने की जो शक्ति है उस शक्ति का दुरुपयोग है, लेकिन यदि दूसरी एफआईआर किसी नए आयाम को उजागर कर रही है, जहां पर अगर आप एक ही घटना को लेकर बार बार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये दुरुपयोग है। लेकिन अगर दूसरी एफआईआर किसी नए आयाम को उजागर करती है तो ये कानूनी रूप पे मान्य होगी। तो वहां पर हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दूसरी एफआईआर से व्यापक साजिश उजागर हो रही है तो हम उसे रद्द नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने पहली और दूसरी एफआईआर के बीच में अंतर को स्पष्ट रूप से कहा कि यदि दूसरी एफआईआर केवल पहली का ही विस्तार हो, यानी कि अगर जो एफआईआर की गई है वो पहली का ही विस्तार हो जहां पर और सारी जानकारी दी जा रही है, तो वो अगर जो होगी तो वह अवैध होगी। लेकिन यदि व्यापक षड्यंत्र का एक नया अपराध उजागर करती है तो वैध होगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि दूसरी एफआईआर केवल पहली का विस्तार होता है, अगर आप ये कहो कि ये क्राइम हुआ है और दूसरी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका विस्तार है, ये क्राइम और बड़ा है, तो वहां पर वो अवैध होगी। लेकिन यदि व्यापक षड्यंत्र, कुछ नया षड्यंत्र आ रहा है, कोई नए अपराध आ रहे हैं, वहां पर वो उजागर हो रहे हैं, तो जाकर ये वैध होगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और ये जजमेंट की कॉपी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा एक कमेंट करना पड़ेगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को साझा कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि अपराध हुआ है, एफआईआर जो पहली की गई है उसके उपरांत जो व्यापक षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया था वहां पर नए अपराध उजागर हो सकते हैं, तो वहां पर आप दूसरा
दूसरी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और ये पूर्ण रूप से वैध होगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोगों से जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, किसी भी रिश्ते में अगर आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो वो रिश्ता आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है, दूसरे व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने का कारण है कि आपसे वो अलग होने की सोच रहा है, उसने कह दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुमसे आज़ादी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपका ये कहना है कि नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा या दूंगी। अब दोनों के बीच में मतभेद का कारण कुछ भी हो सकता है, अवैध संबंध भी हो सकते हैं, अफेयर भी हो सकते हैं, या पार्टनर को आप पसंद नहीं है। अगर कोई रिश्ते में एक व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसके अंदर ये ज़िद उसने पकड़ ली है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, आप उस रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन दूसरा पार्टनर अगर सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते में बंधने का क्या फ़ायदा। देखिए, काउंसलिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास आते हैं जहाँ पर क्लाइंट का ये कहना होता है कि मैं अपने पार्टनर को नहीं छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ। जहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपके माता-पिता के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं। आपके ऊपर केस दर्ज करने का कारण ही ये है कि आपका पार्टनर आपसे अलग होने की सोच रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसके बावजूद आप अगर उस रिश्ते में बंधे हुए हैं, तो ये यहाँ पर फिर ये आपकी गलती है। देखिए, जबरन हम किसी को बाँध के नहीं रख सकते हैं। अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, पहले तो आप उन आरोपों को ये न्यायालय में सिद्ध करते-करते काफ़ी लंबा समय बीतेगा कि आपने ये क्राइम नहीं किया है, आपने कोई ये अपराध नहीं किया है। उसके बाद आपके पास कानूनी रास्ते की बात करें तो वहाँ पर फिर आपको सेक्शन 9 का सहारा लेना पड़ेगा। अब सेक्शन 9 का सहारा लेने के बाद भी अगर आपके पक्ष में डिग्री प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ पर कोर्ट उनको ये नहीं कह सकता है कि आपको रहना ही पड़ेगा। देखिए, डिग्री अगर आपके पक्ष में आ भी जा रही है, उसके बावजूद वो उनकी मर्ज़ी है। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। उन केसों में जहाँ पर एक पार्टनर की ज़िद है कि मैं नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, और दूसरा पार्टनर की ज़िद ये है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। इन केसों में ये लंबे केस चलते ही चले जाते हैं, जिससे जीवन दोनों का जो है वो ख़राब होने की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, जहाँ पर आपका पार्टनर आपको छोड़ने को तैयार नहीं है और आप उन्हें रखने की ज़िद पकड़े हुए हैं। तो ऐसे जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि एक ऐसा ही मामला मेरे पास आया जहाँ पर उनका ये कहना था कि मुझे अपनी पत्नी को किसी भी अवस्था में मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ और उनके साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। जब बात देखी गई, पूरा केस देखा गया, तो उस पे मतलब क्लाइंट पे और उनके परिवार वालों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हुए थे। उस व्यक्ति को अपनी पत्नी पर फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर भी वो व्यक्ति इस जिद पर अड़ा हुआ था कि मुझे अपनी पत्नी के साथ ही रहना है। उनके माता-पिता से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि मेरा बेटा बिल्कुल हमारी नहीं सुन रहा है, जहाँ पर हमारी बहू सारा सामान लेके चली गई है। सारे उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ एविडेंस रखे हुए थे। जहाँ पर महिला इतना बुरा कर रही है उनके साथ, उसके बावजूद वो अपनी पत्नी को अपने पास वापस बुलाना चाह रहे हैं। देखिए, आज अगर आपकी पत्नी आ भी जाती है, तो क्या आप दोनों के बीच में संबंध बनेगा? क्या आप दोनों के बीच में सही तरीके से जीवन जिया जा सकता है? अगर दोनों के कल बच्चे हो जाते हैं, तो कल उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ़ ये है कि अगर एक व्यक्ति जिससे आपने विवाह किया और वो व्यक्ति अब आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है और आपने ये ज़िद पकड़ के रखी है कि नहीं, मुझे रहना है तो उन्हीं के साथ रहना है, तो इससे आप अपना जीवन भी ख़राब कर रहे हैं और उनका तो है ही। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे? आपके साथ नहीं रहेंगे, वो किसी दूसरे से संबंध बनाकर, अगर उस केस में अगर किसी के साथ रिलेशन है, तो वो उनके साथ लिव इन में जा सकते हैं। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा। आप बँधे हैं ना, तो आप वो रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं, और घर में जो आपके माता-पिता आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके भाई-बहन आपसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है आपको देखकर। क्योंकि आप दुखी हैं, तो आप अगर दुखी होंगे तो स्वाभाविक है कि वो भी दुखी होंगे आपको देखकर। तो अगर किसी रिश्ते में आपको लग रहा है कि
आप दोनों नहीं रह सकते हैं, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहने को तैयार है, आपने बहुत कोशिश कर ली, उसके बावजूद उसने ज़िद पकड़ी हुई है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो ऐसे रिश्ते से अलग होना ही बेहतर होगा। ये समझने में हमें बहुत समय लग जाता है और मामला जब न्यायालय में काफ़ी लंबा चलता है, तब तक हमारे जीवन के इतने कीमती पल जो है वो गुज़र जाते हैं, हमारा पैसा भी खर्च हो जाता है। हम फिर उस वक़्त ये सोचते हैं कि ये डिसीज़न अगर हमने पहले लिया होता, अगर हम आपसी सहमति से अलग हो चुके होते, तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती है। क्योंकि समय जब बीत जाता है, उसके बाद ही हमें ये महसूस होने लगता है कि हम कहाँ पर गलत थे। अगर हमने वो गलती नहीं की होती, तो शायद आज हमारी परिस्थितियाँ कुछ और होती। अगर आपकी वाइफ़ या आपका पति दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ मैं, कि अगर वो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपने उन्हें मनाने की बार-बार कोशिश कर ली है और आपको लगता है कि नहीं, वो अब आपके जीवन में वापसी नहीं करेंगे, तो ऐसे रिश्ते में आपसी सहमति से अलग होना ही समझदारी है। फ़िलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे सबूत हैं जिसको आप हाई कोर्ट में ले जाकर अपने मामले को रद्द करवा सकते हैं, यानी कि आप क्वेसिंग में जा सकते हैं। देखिए, सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, तो आपके पास कुछ पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। अगर बात की जाए 498 ए जैसे आरोप की, या नए सेक्शन के तहत 85 की, जहाँ पर पत्नी ने आपके परिवार वालों के ऊपर, आपके ऊपर आरोप लगाया है और ये जो आरोप है ये पूर्ण रूप से झूठे हैं, तो आपको सीधे हाई कोर्ट का रुख करना है। अब बात की जाए सबूतों की, जहाँ पर किन सबूतों के आधार पर आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर कोई ऐसी चैटिंग है जहाँ पर आपकी पत्नी आपको धमकी लिखी हुई है उसने कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा दूंगी, या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसके द्वारा आपके द्वारा की गई है जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें कह रही हैं, ये आप एविडेंस के तौर पर न्यायालय में रख सकते हैं। चैटिंग के दौरान आप दोनों के बीच में क्या क्या बात हुई है, क्या वो बातें सबूत के तौर पर आप न्यायालय में रख सकते हैं, जिसमें वो अपने अपराध की रणनीति आपको बताई हुई है, जहाँ पर उसने आपको धमकाने की कोशिश की है। अगर इस तरह से चैटिंग है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर धमकी पत्नी के द्वारा दी जा रही है या उनके घर वालों के द्वारा दी जा रही है, तो आप ये न्यायालय में लगा सकते हैं। पत्नी ने अगर यह आरोप आपके ऊपर लगाया है कि आपने विवाह के तुरंत बाद सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली थी, या उनकी सास के द्वारा सारी ज्वेलरी रखी गई है और उनके पास बिल्कुल भी कोई ऐसा सामान नहीं है, सारा दहेज का सामान आपने रखा हुआ है अपने कब्जे में, आभूषण आपके पास रखे हुए हैं, तो आप ये बात भी वहाँ पर रख सकते हैं सबूतों के साथ कि जब पत्नी ने घर छोड़ा, उसके बाद मेरी पत्नी के वहाँ विवाह हुआ, उस विवाह के उपरांत जो इन्होंने मैरिज के दौरान जो ज्वेलरी पहनी हुई है, वही सेम ज्वेलरी इन्होंने वहाँ पर भी पहनी हुई है। अगर महिला ने इस तरह से, आप उनकी फ़ोटो ले सकते हैं, या कोई ऐसी वीडियो है जहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया है कि जो आरोप ज्वेलरी रखने का आपके ऊपर लगाया हुआ है, वही ज्वेलरी पहनकर वो पार्टी में या किसी विवाह में पहने हुए हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भी न्यायालय में रख सकते हैं। बात की जाए विटनेस की, तो विटनेस वहाँ पर अभी नहीं लगेंगे, सिर्फ आप अपनी चैट, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ज्वेलरी की जैसे कि मैंने बात की, ये सारी फोटोग्राफ लेकर आप क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सबूतों के आधार पर अगर हाई कोर्ट को ये लगेगा कि आप पे जो आरोप लगाया गया है वो पूर्ण रूप से झूठा है आपके सबूतों को देकर, तो वहाँ पर मामला आसानी से खारिज किया जा सकता है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।